नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना और 21वीं सदी में मजबूत भारत का नारा। श्री मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया की मदद से एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आज डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कर सुधार जीएसटी प्रणाली के 4 साल पूरे हुए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 33 करोड़ 57 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 48,786 मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर 96.97% हुई। उत्तर प्रदेश में समुदाय आधारित क्लस्टर टीकाकरण अभियान आज से शुरू। यूरोपीय संघ के 8 देशों ने कोविशील्ड को स्वीकृत टीकों की सूची में शामिल किया। आकाशवाणी समाचार आज शाम से ओलंपिक क्विज प्रतियोगिता शुरू करेगा और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच, केई निशिकोरी और मेतो बेरेतेनी अगले दौर में पहुंचे। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 साल में देश ने प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी से प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों का जीवन बदल दिया है। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का सपना पूरा होगा। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना ये समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की एक साधना और 21वीं सदी में भारत को मजबूत बनाने का नारा बन गया है। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है। और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजी लॉकर इस बात का अच्छा उदाहरण साबित हुआ है कि डिजिटल इंडिया कितना प्रभावी रहा। डिजिटल इंडिया ने कैसे संभव किया है, इसका शानदार उदाहरण है डिजी लॉकर। स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या दूसरे दस्तावेजों को संभाल कर रखना हमेशा से लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता रहती है। कई बार बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में, कहीं आग लगने की वजह से लोगों के जरूरी पहचान पत्र नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब 10वीं, 12वीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मार्कशीट से लेकर दूसरे तमाम दस्तावेज सीधे डिजी लॉकर में सहज रूप से रखे जा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
ऑनलाइन शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक के लिए विकसित प्लेटफॉर्म करोड़ों भारतीयों को लाभान्वित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, बिजली और पानी के बिल का भुगतान, आयकर रिटर्न दाखिल करना और अन्य काम अब बहुत आसान हो गए हैं। कोविड के दौरान डिजिटल इंडिया के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दूर दराज के लोगों को विशेष रूप से महामारी के दौरान ई संजीवनी का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और कोविन टीकाकरण के दौरान देश की मदद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। डिजिटल इंडिया मिशन ने आधारभूत ढांचे के विकास की गति पर अधिक ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों में लगभग 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से एक देश एक राशन कार्ड की अवधारणा को लागू किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है। अब दूसरे राज्य में जाने से नया राशन कार्ड नहीं बनाना होगा। एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है और इसके सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिक परिवारों को हो रहा है जो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश की सुहानी साहू ने दीक्षा योजना के लाभों को साझा किया। महाराष्ट्र के प्रहलाद बुर्गदाद बेंगोली ने बताया कि कैसे ई-नैम किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भी किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई। झारखंड के पूर्वी चंपारण जिले के शुभम कुमार और उनकी दादी कांति देवी ने कहा कि उन्हें ई संजीवनी से बहुत लाभ हुआ है क्योंकि वे डॉक्टरों के साथ परामर्श करने और उनकी सलाह लेने में सक्षम हुए हैं। ई संजीवनी के माध्यम से लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों में से एक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वो कोविड के जोखिम से बचते हुए मरीजों की सेवा करके खुश हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर के एक किसान मेहर दत्त शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लोगों को आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में परेशानी हो रही थी तब ग्रामीण ई स्टोर ने बहुत मदद की। वाराणसी की अनुपमा दुबे ने कहा कि डिजी बुनाई के माध्यम से वो पारंपरिक कला के साथ प्रौद्योगिकी को अपनाकर आत्मनिर्भर बन गई हैं। उज्जैन की एक फुटकर विक्रेता नाजमीन शाह ने कोविड के दौरान अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभ का उल्लेख किया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जुलाई 2015 में शुरू किया गया था और ये नए भारत की सबसे बड़ी सफलता बन गया है। इस कार्यक्रम से सेवाएं सुगम हुई, सरकार और नागरिकों के बीच दूरी कम हुई और लोग सशक्त हुए हैं। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। राष्ट्र को स्वस्थ रखने में चिकित्सकों की भूमिका को महत्व देने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। सरकार ने बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 1991 में डॉक्टर्स डे की शुरुआत की थी। डॉक्टर रॉय ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और भारतीय चिकित्सा संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में चिकित्सक समुदाय को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि ये दिवस रोगों के उपचार के प्रति समर्पण के लिए चिकित्सकों का आभार व्यक्त करने का दिन है। श्री कोविंद ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान डॉक्टरों ने ड्यूटी की सीमाओं से परे जाकर अपनी सेवाएं दी। पूरा देश इन निस्वार्थ देवदूतों का ऋणी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपना जीवन जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर समुदाय के प्रत्येक सदस्य को नमन किया है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि इस महामारी का डॉक्टरों और उनके परिवारों पर अत्यधिक दबाव रहा। पिछले रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों और कोरोना योद्धाओं के योगदान की चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो डॉक्टरों का आभार व्यक्त करे और उन्हें प्रोत्साहित करे।
कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान के हम सब आभारी हैं। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा की है। इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी खास हो जाता है। साथियों, मेडिसिन की दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में से एक हिपोक्रेट्स ने कहा था, wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity। यानी जहां आर्ट ऑफ मेडिसिन के लिए प्रेम होता है, वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है। डॉक्टर्स इसी प्रेम की शक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवाद करें, उनका हौसला बढ़ाएं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। कोविड नियमों का पालन करते हुए डॉक्टर्स डे पर आज कोलकाता और राज्य के कई अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी। स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर्स संघ की राज्य इकाई ने महामारी के दौरान अपनी जान गंवा चुके डॉक्टरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश की ऐतिहासिक कर सुधार जीएसटी प्रणाली को लागू हुए आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि इससे आम आदमी पर करों की संख्या, अनुपालन बोझ और समग्र कर भार में कमी आई है, जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट। जीएसटी की शुरुआत अप्रत्यक्ष कर सुधारों में महत्वपूर्ण कदम है। यह एक राष्ट्र एक कर एक बाजार के विचार को बढ़ावा देता है। पिछले 4 वर्षों से केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बनाकर लगातार जीएसटी प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने में जुटी है। छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए इस साल जनवरी से तिमाही रिटर्न मासिक भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। इससे पहले करदाताओं को हर महीने कर का भुगतान करना पड़ता था। सरकार ने एसएमएस द्वारा जीएसटी या 3B रिटर्न दाखिल करने की सुविधा की भी शुरुआत की है, जिससे 22 लाख करदाताओं को मदद मिली है। ई चालान सुविधा भी लागू की गई है, जिससे ई-वे बिल बनाने में लगने वाले समय और लागत में कमी आई है। कोविड-19 महामारी के दौरान कई चिकित्सा उपकरणों और दवाओं को आईजीएसटी से छूट प्रदान की गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने 2021-22 की दूसरी तिमाही में राष्ट्रीय बचत पत्र और लोक भविष्य निधि सहित लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। दूसरी तिमाही की अवधि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि लोक भविष्य निधि पर 7.1% और राष्ट्रीय बचत पत्र पर 6.8% की वर्तमान ब्याज दर जारी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना और 21वीं सदी में मजबूत भारत का नारा। श्री मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया की मदद से एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आज डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कर सुधार जीएसटी प्रणाली के 4 साल पूरे हुए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 33 करोड़ 57 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 48,786 मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर 96.97% हुई। उत्तर प्रदेश में समुदाय आधारित क्लस्टर टीकाकरण अभियान आज से शुरू। यूरोपीय संघ के 8 देशों ने कोविशील्ड को स्वीकृत टीकों की सूची में शामिल किया। आकाशवाणी समाचार आज शाम से ओलंपिक क्विज प्रतियोगिता शुरू करेगा और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच, केई निशिकोरी और मेतेओ बेरेतिनी अगले दौर में पहुंचे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 27,60,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 33 करोड़ 57 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 48,786 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई। सक्रिय मामलों की संख्या कम हो रही है और ये 5,23,257 रह गई है। संक्रमण की दर 1.72% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 61,588 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 2 करोड़ 94 लाख 88 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की दर 96.97% हो गई है। इसी दौरान 1005 लोगों की मृत्यु हुई। मंत्रालय ने बताया है कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है। कुल 41 करोड़ 20 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोगों को कोविड टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी लोगों से इस वर्ष के अंत तक पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आग्रह किया है। आज चेन्नई में एक पुस्तक का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण आबादी के बीच डर की भावना को दूर करने की आवश्यकता है ताकि टीकाकरण अभियान अखिल भारतीय आंदोलन में बदल जाए। उपराष्ट्रपति ने जाने माने गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम की पुस्तक माई पेशेंट्स माई गॉड माई जर्नी ऑफ किडनी डॉक्टर नामक पुस्तक का विमोचन किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड टीकाकरण अभियान पर राज्यों द्वारा केंद्र सरकार की आलोचना पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें टीकाकरण अभियान को लेकर घबराहट फैलाने के बजाय इसके कार्यान्वयन पर अधिक ऊर्जा खर्च करने की सलाह दी है। अपने कई ट्वीट्स में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को 75% मुफ्त टीके उपलब्ध कराए हैं, जिसके कारण टीकाकरण की गति तेज हुई और जून में 11.5 करोड़ टीके लगाए गए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीकाकरण अभियान पर राजनीतिक नेताओं के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये नेता आपूर्ति से संबंधित तथ्यों से अवगत हैं और फिर भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज से समुदाय आधारित कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। राज्य सरकार ने अगले 3 महीने के दौरान लोगों को 10 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। एक रिपोर्ट। इस महाअभियान का लक्ष्य रोज 10 से 12 लाख लोगों को टीके लगाना है और इसमें भी
सबसे ज्यादा ध्यान ग्रामीण इलाकों में अधिकतम टीकाकरण पर रहेगा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय घई ने आकाशवाणी को बताया, क्लस्टर स्ट्रेटेजी में हम एक ब्लॉक को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और उस क्लस्टर में ही सारी टीम जाके वहीं सत्र लगा के टीकाकरण करते हैं। उसका हमें बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिला है। जो टीकाकरण जून में पहले करीब 4-4.5 लाख रोज पूरे यूपी में हो रहा था, वो एकदम से 8, 8.5 और एक दिन तो 9 लाख से भी ऊपर हुआ है। 1/3 ब्लॉक्स में अभी हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन 1 जुलाई से सभी ब्लॉक्स में जब यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा तो डेफिनेटली 10 से 12 लाख का जो लक्ष्य है वो कोई चुनौती ज्यादा नहीं रहेगा। क्लस्टर मॉडल के जरिए ही राज्य सरकार ने जून महीने में 1 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को 6 दिन पहले ही प्राप्त कर लिया था। राज्य में अब तक 3 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में अब तक 2 करोड़ 56 लाख कोविड टीके लगाए गए। इनमें से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के कुल पात्र लोगों का लगभग 41% है। 54 लाख को दूसरी डोज दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99% हो गई है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक मध्य प्रदेश में कल कोविड-19 के 33 नए मामले सामने आए, जबकि 78 स्वस्थ हुए। प्रदेश के 52 जिलों में से 35 में एक भी नया मरीज नहीं मिला। सबसे ज्यादा प्रभावित भोपाल और इंदौर में भी महज 5 नए प्रकरण की पुष्टि हुई। इस बीच राज्य में कोविड टीकाकरण का 2 दिवसीय महाअभियान शुरू हो गया है। इसमें 9 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नागालैंड में 10 जुलाई तक के लिए अनलॉक का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण करीब 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद नागालैंड सरकार ने 28 जून को अनलॉक 1 की घोषणा की थी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कुल 5,79,651 लोग कोरोना संक्रमित हुए। इनमें से 5,53,115 रोगी स्वस्थ हुए और 10,388 रोगियों की इस वायरस से मौत हुई। शाहपुर तालुका का कालभोंडे गांव में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना के पहली लहर के दौरान जिला के आरोग्य अधिकारी तथा ग्राम सेवक द्वारा गांव के नागरिकों में कोरोना के प्रति जन जागृति की गई। बाहर से गांव में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन रखा गया तथा कोरोना जांच के पश्चात उनको गांव में प्रवेश दिया गया। इन सभी प्रयासों के कारण पहली एवं दूसरी लहर में ठाणे जिले के कालगोंडे गाँव में एक भी कोरोना मरीज दर्ज नहीं किया गया है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ के 8 देशों ने कोविशील्ड को स्वीकृत टीकों की सूची में शामिल कर लिया है। इन देशों में जर्मनी, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन शामिल हैं। इस कदम से कोविशील्ड टीका लगवा चुके लोगों को इन देशों की यात्रा प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। भारत ने कल कहा था कि वो यूरोपीय संघ के डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र को तभी मान्यता देगा जब यूरोपीय संघ भी भारतीय टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता देगा। अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। इन खेलों की शुरुआत में अब केवल 23 दिन शेष हैं। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आज से श्रोताओं के लिए ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ लेकर आ रहा है। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आ रहा है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा।
क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। ओलंपिक खेलों पर विशेष श्रृंखला में आज बात करते हैं 20 किलोमीटर की रेस वॉक में भाग लेने वाले संदीप कुमार की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 1 मई 1986 को जन्मे संदीप ने फरवरी में रांची में आयोजित राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में 20 किलोमीटर के रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर टोक्यो ओलंपिक के लिए सीट पक्की की थी। वास्तव में सेना में नियुक्ति से पहले संदीप ने कभी रेस वॉकिंग के बारे में सुना तक नहीं था। जाट रेजिमेंट सेंटर में जाने के बाद उन्होंने रेस वॉकिंग को पेशेवर तौर पर अपनाने और ओलंपिक में पदक जीतने का सपना संजोया। वर्ष 2014 में चीन में आयोजित IAFF वर्ल्ड रेस वॉकिंग कैंप में संदीप ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले उन्होंने 50 किलोमीटर वर्ग में रियो ओलंपिक में भाग लेकर 35वां स्थान हासिल किया था। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने के लिए संदीप ने हरियाणा के सुरेती जाखर गांव में धान के खेतों में अभ्यास किया। संदीप मई में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वे भारतीय खेल प्राधिकरण के बंगलुरु परिसर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जहां से वे ओलंपिक के लिए टोक्यो जाएंगे। आकाशवाणी समाचार खेल डेस्क से मैं चंद्रशेखर शर्मा। विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच, केई निशिकोरी और मेतेओ बेरतीनी अगले दौर में पहुंच गए हैं। विश्व के पहले नंबर के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने केविन एंडरसन को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। केई निशिकोरी ने एलेक्सी ओपेरिन को हराकर जीत दर्ज की है। 7वीं वरीयता प्राप्त इटली के मेतेओ बेरतीनी ने अर्जेंटीना के गुइडो पेला को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। आज का सांस्कृतिक संदेश समर्पित है प्रख्यात बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के नाम। आज 1 जुलाई है और जन्मदिन है बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का। बांसुरी को भारत में प्रेम और स्वर के प्रतीक वाद्य यंत्र के रूप में माना जाता है। यह तो भारत में कई महान बांसुरी वादक हुए हैं, लेकिन उनमें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की अलग पहचान है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संगीत से वैसा ही लगाव है जैसा भक्त का भगवान से होता है। 1938 में इलाहाबाद में जन्मे हरिप्रसाद के पिता चाहते थे कि उनका पुत्र पहलवान बने। उन्होंने पुत्र को अखाड़े भेजा भी, लेकिन उनका प्रेम तो संगीत और बांसुरी से था। चौरसिया जी ने एक बार बताया था कि मैं कुश्ती में अच्छा नहीं था, वहाँ सिर्फ पिता की खुशी के लिए जाता था, लेकिन उस वक्त जो मजबूती और ताकत मैंने पाई, शायद उसी के दम पर मैं आज भी बांसुरी बजा रहा हूँ। बाद में संगीत साधना के लिए गुरु की खोज उन्हें अन्नपूर्णा देवी की शरण में ले गई, जहाँ उन्हें संगीत का जादुई स्पर्श मिला। इसके बाद तो वे बांसुरी के दम पर लोकप्रिय होते चले गए। आज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जब बांसुरी वादन करते हैं तो उनकी लय और ताल अनूठी और विलक्षण होती है। हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी का जादू ऐसा है जो श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देता है। इसके लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण। कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टरों द्वारा मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए हम उन्हें नमन करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना और 21वीं सदी में मजबूत भारत का नारा। श्री मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया की मदद से एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आज डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कर सुधार जीएसटी प्रणाली के 4 साल पूरे हुए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 33 करोड़ 57 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 48,786 मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर 96.97% हुई।
यूरोपीय संघ के 8 देशों ने कोविशील्ड को स्वीकृत टीकों की सूची में शामिल किया। आकाशवाणी समाचार आज शाम से ओलंपिक क्विज प्रतियोगिता शुरू करेगा और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच, केई निशिकोरी और मेतेओ बेरेतिनी अगले दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।